इनसे मिलिए। इनसे मिलिए। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम डिपार्टमेंट के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विवेक तांबे से। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे साथ हैं महाराष्ट्र पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि सहायक पुलिस निरीक्षक साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे। बहुत बहुत स्वागत विवेक जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मान लीजिए कि कोई कुरियर वाला बन के आपके दरवाजे पर आता है और वो कहता है कि आपको एक कोड आएगा। अमूमन नॉर्मल केसेस में भी ऐसा होता है कि कई कंपनीज हैं जिनसे हम सामान खरीदते हैं तो वो कोड आता है जो कुरियर वाले को देना होता है। इस तरह से भी कई लोगों के साथ साइबर क्राइम हुआ है जिसमें उनके साथ पैसे निकाल लिए गए, या व्हाट्सएप या मैसेजिंग के जरिए एक लिंक आई और उसको आपने क्लिक कर दिया। सपोज ये दोनों चीजें हो गई कि आपने ओटीपी भी दे दिया या लिंक क्लिक कर दिया, उसके बाद एहसास हुआ कि मुझसे तो कोई गलती हो गई, अब क्या किया जाए? फौरन तो पैसे नहीं निकलेंगे, तो बचाव क्या है? कैसे है सर कि जैसे ही आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है आपको इमीडिएटली 1930 पे कॉल करना है। वो इसके लिए कॉल करना है क्योंकि 1930 में कॉल करने के बाद फंड जो आउट हो चुका है आपके अकाउंट से और वो अब बढ़ रहा है जो भी साइबर क्रिमिनल है उसके अकाउंट की तरफ, क्योंकि वो मल्टीपल लेयर्स से उसके तरफ जाने वाला है, एक से दूसरे अकाउंट वॉलेट अकाउंट में। तो जैसे आप 1930 पे कॉल करते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालते हैं, आप सारी आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो वो जो कंप्लेंट है उसके बैकएंड में बैंकर्स जो भी है, हर बैंक के एम्प्लॉइज है वो लिंक्ड है, वो उस अमाउंट को, वो जो फंड का फ्लो है उसको ब्लॉक करना शुरू करते हैं और जिस वजह से जो फंड्स आगे बढ़ रहे हैं उसको होल्ड या रोकने की कोशिश की जाती है। तो जो अमाउंट रुक जाता है वो हम वापस विक्टिम को कोर्ट ऑर्डर के थ्रू रिटर्न भी कर रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं उसमें, और फिर जो भी कल्प्रिट्स है उसमें मोस्टली अदर स्टेट के ही, कोई साउथ इंडिया का विक्टिम है तो डेफिनेटली नॉर्थ इंडिया के अकाउंट्स यूज होंगे, कोई नॉर्थ इंडिया का विक्टिम्स है तो वो अकाउंट साउथ इंडिया के यूज करेंगे। तो जो भी लोकल पुलिस है जहां पे एफआईआर रजिस्टर होता है वो वहां पे जाके उनको अरेस्ट करते हैं एंड फिर उनसे भी इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर चार्जशीट फाइल करते हैं। तो एक तरीके से ये पोर्टल से अकाउंट का पैसा बचता है और कल्प्रिट्स के ऊपर एक्शन भी लिया जाता है फिजिकली पुलिस जाके। इस तरीके से इसको प्रोसेस किया जाता है। 1930 पर तो हम रिपोर्ट करेंगे ही, ये आपने बताया, लेकिन कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं अपना फोन एरोप्लेन मोड पर डाल दूंगा या अपने वॉलेट्स को या मोबाइल ऐप के जरिए लॉग आउट हो जाऊंगा तो काम बन जाएगा, या अपने कार्ड्स को ब्लॉक कर दूंगा तो काम बन जाएगा। क्या ये प्रभावी तरीके हैं? सर कैसे है, अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं कि साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कोई यूपीआई आईडी जो है उसको अकाउंट के साथ लिंक कर देते हैं और बहुत बार विक्टिम्स को ये मालूम नहीं होता कि उनके अकाउंट के साथ यूपीआई आईडी लिंक कर दिया है। अब जब यूपीआई आईडी लिंक हो जाता है तो उसको ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, उसको सिर्फ एमपिन डालना है जो पहले से ही उसने सेट करके रखा है। मान लीजिए आज आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, हफ्ते भर के बाद पैसा आया तो वो आउट कर देगा। तो ये जो प्रोसेस है कि आपने बैंक को बोल के आपका अकाउंट फ्रीज करवा दिया, आपने सिम कार्ड चेंज कर दिया, आपने अननोन कॉल जो आ रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया, ऐप अनइंस्टॉल कर दिया, सब कर दिया, मोबाइल फॉर्मेट मार दिया, ये सब करने के अलावा आपको बैंक में जाके ये भी चेक करना जरूरी है कि आपके जो भी बैंक अकाउंट है उसको कोई एक्सटर्नल यूपीआई आईडी तो लिंक नहीं हुआ है। तो वो अगर लिंक हुआ हो तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हो उसको डीलिंक करो। दूसरा, सिर्फ किसी के लिंक भेजने से या सिर्फ किसी के भेजे हुए लिंक को ओपन करने से आपके अकाउंट से पैसे नहीं जाने वाला। ओके। हाँ, आप जब तक एक्सेस नहीं देते आपके फोन का, जैसे बहुत बार आपको बोला जाता है कि आप टीम व्यूअर या फिर उससे सिमिलर ऐसे कोई ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल करो जिससे आपके मोबाइल का एक्सेस किसी और को मिल जाएगा। जब तक उसके पास एक्सेस है तो उसको आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जो भी चीजें हो रही है वो दिख रही होती है, रियल टाइम में दिख रही होती है। वो आपको इसी के लिए कहेगा कि 5 रुपए का ट्रांजैक्शन कीजिए ताकि वो देख पाए आप किस तरीके की एक्टिविटी फोन में कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वाली एक्टिविटी वो शुरू कर देगा और ओटीपी आना शुरू हो जाएगा। वो ओटीपी उसको दिख रहे हैं जो आपके मोबाइल में आपको एसएमएस आ रहा है। तो कोई भी अननोन ऐप इंस्टॉल किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मत कीजिए, कोई भी एक्सेस आप किसी को दीजिए मत कि आपके फोन में होने वाली सारी चीजें उसको सामने वाले को दिखाई दे। तो ये अगर आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कोई अननोन ऐप नहीं डालेंगे, तो आप आपके साथ होने वाले फ्रॉड को बचा सकते हैं। दूसरा, रही बात ओटीपी की, तो ओटीपी तो सर बेसिक चीज है कि हमको किसी को भी नहीं देना है।
ये तो सबसे पहला रूल है कि ओटीपी तो किसी को भी नहीं देना है, किसी कंडीशन में नहीं देना है। और ये जो कुरियर वाले मांगते हैं तब? देखिए सर, कुरियर वाले जो मांग रहे हैं तो हमको उनको जो ओटीपी देना पड़ता है वो ऐप के जेन्युइन बेस्ड है क्या, वो चेक करना जरूरी है। वो ओटीपी हमारे पास आ रहा है तो कहां से आ रहा है, वो हमारे बैंक का तो नहीं है। सामने वाला जो इंडिविजुअल मांग रहा है वो उसका, देखिए कोई भी इंडिविजुअल जो आपके पास आता है उसके डिटेल्स आपके ऐप में रहते हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो बंदा वही है। आजकल सारे ऐप ने ये फैसिलिटी दे, और वो आपसे वो डिस्क्लेमर भी लेते हैं कि वो जो इंडिविजुअल आपके दरवाजे पे आया है उसकी आइडेंटिटी आपको ऐप में दिखती है, वो वेरीफाई किए बगैर आप उसको ओटीपी नहीं देना है। क्या कोई लिंक भेज के आपका फोन हैक करके आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है? देखिए सर, रिमोटली फोन हैक करना आसान चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लिंक ओपन करते हैं और लिंक ओपन करने के बाद कोई फॉर्म रहता है। जैसे आपका अगर एचडीएफसी बैंक में, एक्सिस बैंक में, एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, उनको ये जानकारी रहती है इनका अकाउंट किस बैंक में। आप उसको फिल करते हो, उसके सारे डिटेल्स डालते हो, तो मीनवाइल आपको एक ओटीपी जनरेट हो जाता है। वो सारे डिटेल्स बैकएंड में वो क्रिमिनल को दिख रहे हैं जो आप उस पर्टिकुलर वेब पेज पे फिल कर रहे हो, जो उस लिंक से ओपन हुई है। जैसे ही आप फर्दर डिटेल्स उसमें डाल देते हो तो सामने वाले के पास आपके सारी डिटेल्स है जो कॉन्फिडेंशियल है, जो बैंक ने आपको कहा है किसी को देना नहीं है। तो आपको बैंक को भी रिपोर्ट करना है कि मेरे साथ इस तरीके का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, एंड अगर आपने कोई डिटेल्स नहीं दिए है, आपने कोई भी ओटीपी या कोई भी जानकारी शेयर नहीं की है, फिर भी अगर आपके अकाउंट से पैसे गए तो आप डिस्प्यूट फॉर्म बैंक में भर सकते हो, और आरबीआई की गाइडलाइन से अगर आप वो उस क्राइटेरिया में बैठते हो तो आपको बैंक रिफंड भी कर सकता है। बट उसके लिए आपको बैंक में जाके डिस्प्यूट फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जो भी रूल्स रेगुलेशंस आरबीआई ने सेट किए हुए उसमें आप क्राइटेरिया में बैठते हुए नहीं वेरीफाई करना पड़ेगा, जो आपको आपके बैंक मैनेजर डिटेल्स दे सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि विवेक जी, इतना सारा आपका एक्सपीरियंस है, इतने सारे आप साइबर क्राइम सुलझाते रहते हैं, क्या अपना मोबाइल किसी जान पहचान के दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी या ट्रेन और प्लेन में यात्रा कर रहे साथ में लोग, एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर अचानक मिल जाने वाले, अपने आप को मुसीबत में फंसा दिखाने वाले लोगों को देने के बाद कोई मुसीबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है सर। आपका फोन या आपका वाईफाई ये आपको किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए, किसी के भी हाथ में नहीं देना चाहिए। कई बार लोग वाईफाई भी मांगते हैं कि जरा ये हॉटस्पॉट लगा दो। आपकी इस बात पे मुझे वही स्ट्राइक हुआ, क्योंकि अगर आप किसी को वाईफाई दे रहे हैं, उस वाईफाई को यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है, मान लीजिए आप किसी ने मेल कर दिया आपके इंटरनेट को यूज करके कि इस पर्टिकुलर मॉल में बॉम्ब रखा हुआ है, इस एयरपोर्ट पे बॉम्ब रखा हुआ है, या फिर कोई भी न्यूसेंस क्रिएट कर दिया, तो वो आईपी एड्रेस आपका कैप्चर होकर पुलिस आपके पास आएगी। तो पहले तो आपका जो भी इंटरनेट है मोबाइल का, उसको बहुत सिक्योर रखिए। फ्री वाईफाई भी अगर आप यूज करें तो केयरफुली यूज कीजिए। और रही बात कि आपने आपका फोन किसी के हाथ में देना, इससे ज्यादा डेंजरस तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जितना भी डेटा है वो आपके मोबाइल में है, एंड वो डेटा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऐप्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे कि जो सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, 1 सेकंड के लिए आपका मोबाइल चालू हो गया, इंस्टॉल कर लिया, उसने मैसेज डिलीट कर दिया, जो भी डेटा है वो रियल टाइम में सामने वाले के पास जा सकता है। अगर हमने अपना फोन किसी रिपेयर शॉप को दे दिया तब? देखिए सर, रिपेयर शॉप में काम करने वाला इंडिविजुअल उसके अंदर क्या ऐप इंस्टॉल करेगा इसका गारंटी आप नहीं ले सकते। तो जो ऑथेंटिक शॉप्स है, सर्विस सेंटर्स है, वहां पे ही आपने आपका मोबाइल जो है वो रिपेयरिंग के लिए देना चाहिए, क्योंकि किसी भी मोबाइल में कोई वायरस डालना या ऐप डालना कोई बड़ी बात है नहीं। ऐसे भी ऐप्स है, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि मेरे आईफोन है, मेरे पास एप्पल का फोन है, तो उसमें ऐसी चीजें किसी भी फोन में की जा सकती है। इसी वजह से आपका फोन प्रॉपरली पासवर्ड इनेबल्ड रखना, आपके जो ऐप्स है उनको पासवर्ड प्रोटेक्ट रखना, ये बहुत जरूरी है। एंड वो आप करेंगे तो आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू है तो डेटा को वैल्यू है। तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, एंड आपके मोबाइल से कॉल की जा सकती है, मैसेजेस की जा सकती है, कुछ भी क्राइम हो सकता है, या आपका डेटा जो है उसको मिसयूज करके क्राइम हो सकता है। आपका ईमेल आईडी लॉगिन होता है, आपके सारे एप्लीकेशंस लॉगिन होते हैं, आपके सारे आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपके मोबाइल में होते हैं, तो उसका भी मिसयूज हो सकता है। तो अपना फोन सुरक्षित रखना सबसे पहली बहुत जरूरी है। अच्छा पासवर्ड प्रोटेक्टेड वो होना चाहिए, 4 टाइम्स 0 नहीं होना चाहिए। लोग आजकल 4 टाइम आईफोन में पासवर्ड सेट करते हैं जीरोस, सो पासवर्ड ऐसा रखिए, या तो डेट ऑफ बर्थ सेट करते तो ऐसे पासवर्ड रखिए, और उसको ऑफनली चेंज भी करना चाहिए, और किसी को आपका पासवर्ड जो है बताना नहीं चाहिए।
वो बहुत जरूरी है, जिससे हम आने वाले खतरे को टाल सकते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, इतनी सारी बातें आपने बताई, तो एक गाना तो हम आपकी पसंद का सुनवा ही सकते हैं आपको। होश वालों को नजर क्या सरफरोश। क्या बात है, गाने आप बहुत शानदार सुन रहे हैं। सरफरोश फिल्म का ये गीत जगजीत सिंह की आवाज में है। हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर साइबर क्राइम विवेक विजय तांबे जी से, और बहुत सारी बातें हमने की। विवेक जी, चलते चलते एक आखिरी जरूरी नुस्खा, जादू की पुड़िया, क्या देना चाहेंगे आप अपने सुनने वालों को? मैं यही कहना चाहूंगा कि एक चीज हर किसी ने अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। आपको अगर साइबर क्राइम से बचना है तो सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, आपको आने वाला जो भी कॉल है, जो भी मैसेज है, वो जेन्युइन है या नहीं, आप उसको वेरीफाई करें। जहां पे भी पेमेंट की बात आएगी, आपको अलर्ट मोड पे जाना जरूरी है कि कोई भी पेमेंट करने से पहले आप वो जेन्युइन है या नहीं, उसको आप वेरीफाई कीजिए। एंड अगर आपके साथ फिर भी ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है या आपके रिलेटिव, फैमिली, किसी के साथ भी हो जाता है, तो सबसे पहला काम है आपको 1930, ये जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, उसके ऊपर कॉल करना है। अगर वो व्यस्त आए तो cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे आपको रिपोर्ट कर सकते हैं आप। एंड फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, आप जो आपका लोकल पुलिस स्टेशन है, हर पुलिस स्टेशन में आज साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतना वक्त और इतनी जानकारियां आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे महाराष्ट्र पुलिस के साइबर क्राइम विभाग के सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक तांबे से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इनसे मिलिए,